नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल यश के तूफानी में। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। हमने पिछले टॉपिक पे पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े एक एक पॉइंट। अब उसी तरीके से हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता कैसे शुरू हुई उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जब धीरे धीरे विकास हुआ और वो धीरे धीरे पुरानी सभ्यता जब ख़त्म होने लगी तो उसी के बाद हमारी शुरू हुई वैदिक सभ्यता। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन करने के बाद आर्यों ने नई संस्कृति की स्थापना की जिसे वैदिक सभ्यता की कहा गया। आर्यों का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग नीचे पॉइंट वाइज देखेंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हमारे? एक ऋग वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। जो हमारा वैदिक काल है वो हमारा कौन से 1500 ईसा पूर्व से हमारा कितना 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसी टाइम को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है। एक हमारा कौन सा है? ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक हमारा जो टाइम रहा वो हमारा कौन सा है? ऋग वैदिक काल। और 1000 ईसा पूर्व से जो टाइम 600 ईसा पूर्व तक रहा वो हमारा उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल क्या है, उत्तर वैदिक काल क्या है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऋग वैदिक काल वो काल है जिसमें केवल ऋग्वेद की स्थापना या ऋग्वेद की संरचना की गई थी। वो कौन सा काल था हमारा? ये हमारा था ऋग वैदिक काल, जो हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर वैदिक काल कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद को छोड़कर जितने भी ग्रंथों की स्थापना हुई वो सब हमारे उत्तर वैदिक काल में हुए, जिसकी स्थापना 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब हम लोग पहले वेद के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी हैं वेद, शास्त्र, पुराण, उनके बारे में एक एक पॉइंट वाइज जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वेद के बारे में देखेंगे। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ये बात कई बार पूछा गया, क्वेश्चन भी है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। फिर इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इनके बाद जो वेद हैं उनके उपवेद भी हैं। उपवेदों को भी मैंने उनके सामने ब्रैकेट में लिख दिया है। चारों वेदों को हम लोग एक एक पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या यह सबसे प्राचीन वेद है? ये ऊपर आप लोग जान गए होंगे क्योंकि ऋग्वेद की स्थापना पहले हुई थी। फिर इसमें जाति प्रथा का वर्णन किसमें किया गया? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा भी। आगे आपको फिर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। जाति प्रथा का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद का ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। फिर गायत्री मंत्र, यहाँ पे गलत लिख गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ये हमारा ऋग्वेद में। फिर इस वेद को गाने वाले को या पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होता। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होता। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद हमारा हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको हमने बता दिया। ऋग्वेद के बाद हम लोग ये देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य और पद्य में कौन सा लिखा गया है? तो 4 वेदों में से एक आपको यजुर्वेद लगाना है। इस वेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? अध्वर्य कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर अब हम लोग देखते हैं सामवेद। सामवेद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे एक दो जो पॉइंट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमेशा पूछे भी जाते हैं। वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। अब सामवेद जो है हमारा पूरा पद्य में लिखा हुआ है। संगीत की उत्पत्ति किस में हुई? ये हमारी सामवेद में हुई। ये बात आप लोग याद रखिएगा।
सामवेद को गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। या पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। यहाँ पे लिखा होना चाहिए साम, गलत लिख गया है। सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। और सामवेद का वो जो हमारा उपवेद है वो कौन सा है? गंधर्ववेद। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? शिल्पवेद। ये ऐसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, वेद और उपवेद। अथर्ववेद का उपवेद। फिर ये वो ऊपर पद्य में, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये पूरा गद्य में लिखा हुआ है। जादू टोना तांत्रिक से, ये वाला पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है। जादू टोना तांत्रिक शक्तियों का उल्लेख किस में मिलता है? ये हमारा अथर्ववेद में। इस वेद को गाने वाले को या पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। चारों वेद हमारे हो गए। कौन कौन से? ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ा, और इनके आप लोग उपवेद जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पुराणों के बारे में। पुराणों के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स से रिलेटेड पॉइंट हैं, वो ये पॉइंट है। पुराणों की संख्या कितनी? 8 हैं। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? बहुत बार कई एग्ज़ामों में पूछा गया, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब हम लोग देख लेते हैं उपनिषदों के बारे में। उपनिषद कौन कौन से हमारे? उपनिषदों की संख्या जरूर आप लोग याद रखिएगा। उपनिषदों की संख्या है 108। और ये वाला भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे शास्त्र या वेदांग। इन्हें वेदांग भी बोलते हैं शास्त्रों को। शास्त्रों को क्या बोलते हैं? वेदांग। वेदांग। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। पहला कौन सा है? शिक्षा है। दूसरा कौन सा है? कल्प है। तीसरा कौन सा है? व्याकरण शास्त्र, जैसे शिक्षा शास्त्र, कल्प शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, छंद शास्त्र और ज्योतिषा स्मृति शास्त्र। इस तरीके से हमारे 6 शास्त्र हो जाते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषा। आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषा। अब हम लोग देखेंगे रामायण के बारे में। रामायण में ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा रहा नहीं, बस आप इसको याद रखिएगा। ये हिंदी में कभी कभार पूछ लेता है। इसकी रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे महाभारत में। महाभारत से रिलेटेड जो पॉइंट था वो हमने रख दिया, जो कई बार कई एग्जामों में पूछा गया पॉइंट है। इसके लेखक कौन है? वेदव्यास। महाभारत के लेखक कौन से? वेद व्यास। और महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या है? जय संहिता। हिंदी में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो है, इनको आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल दीजिएगा। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ज़रूर। ये जो हमारे दर्शन और उनके प्रवर्तक हैं, ये आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि के हैं। सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि हैं। और न्याय दर्शन के कौन है? गौतम हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा न्याय दर्शन तो गौतम हो गया। वैशेषिक दर्शन कौन है? कणाद और उलूक हैं। पूर्व मीमांसा कौन है? जैमिनी है। उत्तर मीमांसा कौन है? बदरायण है। फिर हमारे पास एक लास्ट में बचता है कौन सा? चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के हैं कौन कौन से? कौन है? चारवाक। इसको वो करने की ज़रूरत ही नहीं। बस एक बार आप लोग, ये ज़रूर है कि आप लोग एक कॉपी में नोट करते जाइए। धीरे धीरे आप लोगों को खुद एक कॉन्फिडेंस लगने लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। फिर धीरे धीरे आप लोगों की बुद्धि खुद ही काम करने लगेगी कि अब जैसे पॉइंट टकराएंगे वो आपको खुद ढूंढने पे मजबूर कर देंगे। ये था हमारा पार्ट 1 वैदिक सभ्यता का। अब नेक्स्ट हम पार्ट 2 डालेंगे। कल पार्ट 2 डाल देंगे वैदिक सभ्यता का, क्योंकि अगर इसमें अगर मैं मैं और बड़ा करता तो वीडियो भी बड़ा हो जाता और थोड़ा लेंथी लगने लगता। अब इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैं डाल दूंगा कल बना के। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल एसके तूफानी में। धन्यवाद।